बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने सीड की स्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट और जर्मिनेशन वगैरह के बारे में स्टडी करना है। अभी तक आपने सारा पढ़ा था कि पोलिनेशन क्या होती है, पोलिनेशन में कौन से चेंजेस आते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या है, और उसके अलावा आपने पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह को डिस्कस किया था, उसके मेल फीमेल पार्ट्स वगैरह सारे देखे थे। उसके अंदर जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट एक फ्लावरिंग प्लांट का, वो डिस्कस किया था। इससे आपने नतीजा ये अखज़ किया था कि जो ज़ाइगोट है वो डिवेल्प होके, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ज़ाइगोट है वो डिवेल्प होके एम्ब्रियो बना देता है, और जो ओव्यूल है, यानी अगर बाकी चेंजेस देखें तो ओव्यूल ने पक के बनाना है सीड और ओवरी ने पक के बनाना है फल। ओवरी जो है उसने इनक्लोज किए होते हैं ओव्यूल, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड जो हैं वो बनेंगे। यानी जैसे हमने देखा है बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनमें एक ही सीड होता है और कई ऐसे हैं जिनमें एक से ज़ायद सीड्स मौजूद होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड अगर देखें तो हमें एंजियोस्पर्मिक सीड में दो तरह के बेटा याद रखिएगा प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के क्लोज्ड सीड्स होते हैं, यानी कि उनके बाहर सीड कोट बाकायदा मौजूद होता है। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सीड, एंजियोस्पर्मिक सीड देखें तो एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्मिक टिश्यू है और सीड कोट है। इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सीड कोट। सीड कोट को आप नॉर्मली यानी सिंपल अल्फाज में बोलेंगे कि ये कवरिंग है सीड की, जो उसको बाहर से ढांपे हुए है, उसको कवर किए हुए है, उसको आप नाम देते हैं सीड कोट का। सीड कोट जो हमारे पास है ये इंटैगमेंट से बनता है, ओव्यूल की इंटैगमेंट ओव्यूल की इंटैगमेंट क्या चीज़ है? ओव्यूल के बाहर जो एक थिन लेयर, बारीक लेयर मौजूद होती है, उसको इंटैगमेंट या टेस्टा का भी नाम देते हैं। बाज़ दफ़ा सीड कोट को भी टेस्टा कह दिया जाता है, जो बाहर वाली यानी कि लेयर होती है। ओवरऑल सीड कोट जो है इसकी मुख्तलिफ अपीयरेंस हो सकती हैं, लाइक वो बिल्कुल पेपर थिन बारीक हो सकता है जैसे कि मूंगफली में, यानी कि पीनट में है जैसे कि, और टफ और हार्ड सख्त हो सकता है जैसे कि कोकोनट में, नारियल में जैसे बाहर से बहुत सख्त है, बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं? जिस तरह हमारी बॉडी में हमारा जो स्केलेटन है हमें प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन, इसी तरह से ये एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करनी है। एम्ब्रियो ने ही चूँकि आगे नया प्लांट बनाना है तो उसकी प्रोटेक्शन करनी है इंजरी से, उसको इंजर्ड नहीं होने देना, किसी चोट से बचाना है, और ड्राइंग आउट और उसके खुश्क होने से बचाना है, ताकि उसके अंदर पानी का जो कंटेंट है वो मौजूद रहे। और डेवलपमेंट के लिए बेसिकली पानी का होना बहुत ज़रूरी है, वो भी आप देखेंगे कि जर्मिनेशन में किस तरह से वो पानी जो है वो हेल्प करता है। फिर है हमारे पास हाइलम और हाइनस में फ़र्क आता है बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझना है। हाइलम जो है ये सीड में है, जबकि हाइनस किडनी वाले टॉपिक में है। हाइलम एक उभार सा होता है, ना कि गड़ा, उभार बाहर को निकला हुआ एक हिस्सा सा है, यानी कि उभार सा है। ये हाइलम है, मैं साथ ही बता देता हूँ। इस तरह का उभार है जो सीड कोट पे मौजूद होता है। ये वो जगह है सीड कोट पे जहाँ से सीड ओवरी की बार के साथ, यानी कि आप कह सकते हैं फल के साथ एक्चुअली अटैच होता है। और उसके बाद हमारे पास माइक्रोपाइल आता है। माइक्रो मीन स्मॉल है। ओपनिंग एट वन एंड ऑफ हाइलम, हाइलम के एक एंड पे, यहाँ पे इन दोनों सिरों के एक सिरे पे एक छोटा सा सुराख होता है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये वो जगह है माइक्रोपाइल का, अगर फंक्शन देखें या इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो पोलन ट्यूब इंटर होती है यहीं से ओव्यूल में, यानी कि ये बेसिक जगह है, वो जगह जहाँ से पोलन ट्यूब इंटर हुई थी ओव्यूल में, वो ये जगह थी हमारे पास, यानी कि माइक्रोपाइल। और दूसरा ये वही जगह है जहाँ से सीड जो है पानी एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वही जगह जहाँ से इसने पानी एब्जॉर्ब करना है जर्मिनेशन के लिए, वो हमारे पास बेसिकली माइक्रोपाइल होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट अगर देखें एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो की अगर डेफिनेशन की जाए तो चूँकि आपने पढ़ा था कि ज़ाइगोट से डेवलप होते हैं, बट इट इज़ एन इमेच्योर प्लांट। ये एक इमेच्योर प्लांट है जिसने आगे डेवलपमेंट करवानी है और नया प्लांट बनाना है। तो बेसिक यानी कि जर्मिनेशन इसी चीज़ से होती है। और इसके भी आगे तीन पार्ट्स हैं, रेडिकल, प्लोम्यूल और कोटिलिडन। एंडोस्पर्मिक टिश्यू भी जो है वो इसी का हिस्सा बोल दिया जाता है। रेडिकल वो पार्ट है एम्ब्रियो का जहाँ से पहली रूट अराइज होनी है, पहली जो रूट अराइज होगी वो, और पहली जो स्ट्रक्चर निकलती है एम्ब्रियो से वो होती भी रूट है, ताकि पानी को एब्जॉर्ब करे और उसके बाद नया प्लांट जो है वो डिवेल्प करे, नई शूट डिवेल्प करे। रेडिकल के बाद प्लोम्यूल है। प्लोम्यूल ये वो हिस्सा है एम्ब्रियो का जिससे नई शूट अराइज करती है।
अब प्लोम्यूल से निकलने वाली जो स्टेम है वो दो तरह की होती है, एक एपिकोटाइल और एक हाइपोकोटाइल। ये एपी का मतलब बेटा होता है अबव, और कोटाइल जो है वर्ड ये कोटिलिडन के लिए लिया गया है। हाइपो मीन बिलो और कोटाइल कोटिलिडन से, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स के ऊपर जो स्टेम अराइज हो रही है वो एपिकोटाइल, और जो उसके नीचे है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से बिलो है वो हाइपोकोटाइल कहलाती है। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, आगे जर्मिनेशन में हमारा डिस्कस हो जाएगा। एंडोस्पर्मिक टिश्यू क्या है, आपने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनमें चूँकि वो मेल गैमेटोफाइट में आगे दो स्पर्म्स मौजूद हैं, एक स्पर्म एग के साथ मिलके जो है वो बना देता है जाइगोट, और जो दूसरा स्पर्म होता है वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलके बनाता है एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। जाइगोट आगे डिवेल्प होता है एम्ब्रियो में, और एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है वो डिवेल्प होता है एंडोस्पर्मिक टिश्यू में। और एंडोस्पर्मिक टिश्यू जो है ये स्टोर है एम्ब्रियो डिवेलपिंग, अब देखें ना एम्ब्रियो उसको कहीं से और तो खुराक आ नहीं रही, जब तक रूट ही डिवेल्प नहीं हुई, ना पानी को अब्जॉर्ब कर सकता है ना ही वो खुराक ले सकता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, उसको डेवलपमेंट के लिए भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं। तो वो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का जो ज़ख़ीरा है, फूड का ज़ख़ीरा है, वो एंडोस्पर्मिक टिश्यू ही होता है। और जो कोटिलिडन्स हैं वो खुराक इसी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि ऐसे समझे को सोख कर लेते हैं, चूस लेते हैं। ये एंडोस्पर्मिक जो सीड है उसकी स्ट्रक्चर है, ये एंडोस्पर्मिक टिश्यू है इतना, और ये ऊपर कोटिलिडन है, ये रेडिकल है यानी कि जिससे पहली रूट निकलनी है, ये आगे प्लोम्यूल है। प्लोम्यूल बेसिकली इस पॉइंट को बोला जाएगा, ये प्लोम्यूल है, और इससे आगे जो है वो नई यानी कि शूट जो है वो अराइज करती है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल देखने आपने, एपिकोटाइल जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन से ऊपर है, और अगर नीचे हो तो वो हाइपोकोटाइल है। हाइलम वो वाला उभार है जो आपको मैंने बताया, जो इसके सीड कोट के ऊपर मौजूद होता है। हाइलम और हाइलस में फ़र्क अच्छे से याद रखना है आपने। लास्ट टॉपिक हमारे पास है ये जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड की जर्मिनेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले कि सीड की जर्मिनेशन का मतलब क्या है। सीड जर्मिनेट करके जब वो सीडलिंग बनाता है उसको आप नाम देते हैं सीड जर्मिनेशन का। पहला काम जो याद रखना है आपने कि सीड जर्मिनेशन के लिए सूटेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। सूटेबल कंडीशंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें लाइट के बाद वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह हैं, पानी की अवेलेबिलिटी है, सॉइल की कंडीशंस हैं, सूटेबल सॉइल कंडीशंस, उन्हीं की मौजूदगी में वो ग्रो करेगा। मसलन एक बात पहले समझ लें कि सीड डॉर्मेंसी एक है आपके वो राइट साइड पे, यहाँ पे इसी टॉपिक के राइट साइड पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। डॉर्मेंसी के यानी कि नीम खाबीदगी की हालत में चले जाना। सीड्स यानी कि ग्रो नहीं करते, ऐसे ही नहीं कि खाबीदा हालत में चले गए, सो गए, मसलन ग्रो नहीं कर रहे, इनएक्टिव स्टेट में है, वो वाली सिचुएशन जब सीड को अप्रोप्रिएट कंडीशंस नहीं मिलती तो वो ग्रो नहीं करता, जर्मिनेट नहीं करता। उसके बाद वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है जब उसको दोबारा से वो अवेलेबल हो जाती हैं कंडीशन जो उसके लिए सूटेबल हैं। वो टेम्परेचर हो सकता है, वो लाइट हो सकती है, वाटर की कंडीशंस हो सकती हैं, पीएच हो सकती है, और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है। मुख्तलिफ सिचुएशन है। मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई भी मसलन जो कमाद है उसकी फसल है, उसको काट लिया गया है, अब नीचे उसकी वो जड़ें जो हैं वो मौजूद हैं, उसी तरह से उसकी जो स्टेम्स हैं वो नीचे ही मौजूद हैं। उसको आप सीड के तौर पे नहीं ले रहे, मैं सीड की एग्जांपल, क्योंकि वो सीड नहीं, वो कटिंग्स हैं। तो वो एक सीज़न बेशक वहाँ पे कुछ और ना उगाएं तो एक सीज़न बाद वो दोबारा से उगाती हैं, यानी कि वो जो उसका अब अप्रोप्रिएट टाइम था उसके बाद वो ग्रो नहीं करेगा, वो ख़त्म हो गया अप्रोप्रिएट टाइम। दोबारा से जब वो सीज़न आएगा उसके लिए सारी कंडीशन अवेलेबल हो जाएंगी, फिर वो दोबारा ग्रो कर जाएगा। ऐसे ही सीड्स मुख्तलिफ जो हैं वो ज़मीन में पड़े रहते हैं जब तक वो उनके लिए सूटेबल कंडीशंस नहीं आती तो वो ग्रो नहीं करते हैं। जब ग्रो करते हैं उसके बाद तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले जो एम्ब्रियो है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। सोक का मतलब है चूसना, जैसे कि रुई है उसको अगर आप पानी के ऊपर इस तरह रखें तो वो पानी को चूस लेगी, वो वाली सिचुएशन है। और स्वेल हो जाती है उसके बाद, तो स्वेल होने के बाद उसने सीड कोट को तोड़ना है। याद रखें सीड कोट का टूटना सबसे अहम है। बाज़ औक़ात अगर आपके ये नॉलेज में हो, बहुत सारे जो सीड जब बोए जाते हैं, जब बहुत सारे बीज बोए जाते हैं मुख्तलिफ फसलों के, मसलन में एग्जांपल, कॉमन सी एग्जांपल है गंदम जब बीजी जाती है
बोई जाती है, तो सबसे पहले उसके जो बीज हैं वो पानी में उनको भिगोया जाता है काफ़ी देर के लिए। तो वो जो भिगोते हैं उसका मकसद ये है कि पानी उसमें यानी वो पानी सोख कर ले एम्ब्रियो और उसका सीड कोट टूट जाए। जब तक सीड कोट टूटेगा नहीं वो ग्रो नहीं कर सकता। तो सीड कोट टूटता है और रूट सबसे पहली स्ट्रक्चर होती है जो इमर्ज करती है, निकलती है बाहर। अब पहली जो खुराक हासिल की थी वो तो एंडोस्पर्मिक टिश्यू से की थी, अब एंडोस्पर्मिक टिश्यू का काम ख़त्म हो गया। अब जो रूट है वो खुराक को और पानी को एब्जॉर्ब करेगी और एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगी ताकि प्लोम्यूल से नई शूट निकले। आगे फिर नए शूट वगैरह जो है वो ग्रो कर जाती है। जर्मिनेशन की दो टाइप्स हैं, कॉटिलिडन के हिसाब से समझ लें या एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के हिसाब से समझ लें। एपिजियल जर्मिनेशन है और हाइपोजियल जर्मिनेशन है, दोनों में फ़र्क है। 3 डिफरेंस एटलीस्ट बनेंगे, 4 डायग्राम के साथ डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम्स में 4 डिफरेंस बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एपिजियल जर्मिनेशन में होता यह है कि हाइपोकोटाइल इलोंगेट करती है, यानी एपी और हाइपो उल्ट हो जाएगा यहाँ पे। एपिजियल में हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है जबकि हाइपोजियल में एपिकोटाइल इलोंगेट कर जाता है। और इसमें कॉटिलिडन ज़मीन से बाहर, अब ये कॉटिलिडन के हिसाब से एपी है, ज़मीन से बाहर रहते हैं, जबकि हाइपोजियल में कॉटिलिडन ज़मीन के अंदर ही मौजूद रह जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल बीन्स हैं, कॉटन, और इसमें पी और मेज़ वगैरह की जो एग्जांपल्स हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ तक बेटा हमने सीड की स्ट्रक्चर, जर्मिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।